गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अध्याय 6 है ना, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, इस पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया सारणियन के विशेषता, परिभाषा, अर्थ और सारणियन की महत्व के बारे में। ठीक है, अब आज हम अध्ययन कर रहे हैं अच्छी सारणी के लक्षण, यानी कैरेक्टर्स ऑफ गुड टेबल। पेज नंबर 76 पर देखिएगा, है ना। एक अच्छी सारणी में कौन कौन से विशेषता होनी चाहिए, इस संदर्भ पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले आता है एक अच्छी सारणी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला है उद्देश्य के अनुकूल। एक अच्छी सारणी सदैव उद्देश्य के अनुकूल ही बनाई जानी चाहिए, है ना। दूसरा है सुनियोजित एवं वैज्ञानिक ढंग। सारणी का सुनियोजित वैज्ञानिक ढंग से निर्माण करना चाहिए, जिससे सामान्य व्यक्ति भी उसे सरलता से समझ सके। सारणी में शीर्षकों की अधिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है उपयुक्त आकार। देखिएगा, सारणी का आकार ना तो बड़ा हो और ना ही छोटा होना चाहिए, है ना। यदि अधिक जानकारी दिखानी हो तो बड़ी सारणी की अपेक्षा अनेक छोटी छोटी सारणियाँ बनाना उचित माना जाता है। ठीक है। चौथी चीज़ है आकर्षक। आपका जो टेबल बना रहे हैं वो सारणी में पर्याप्त, जो है ना भाई, टेबल का अर्थ ही सारणी है, तो सारणी में पर्याप्त आकर्षण होना चाहिए, यानी अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए। पांचवी चीज़ है तुलना करना संभव। सारणी में तथ्यों की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि उनकी तुलना करना सरलता से संभव हो सके, यानी बिटवीन डिफरेंस। कोई भी अगर अंतर को हम देखना चाहें टेबल पर, सारणी पर, तो वो अलग से अलग हमको क्या है, दिखनी चाहिए। उसके बाद है छठवां चीज़ है वैज्ञानिक रीति। भाई हम सारणी का निर्माण कर रहे हैं तो वो वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए, और सारणी का जो निर्माण करते समय समस्त सावधानियों को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। सातवीं चीज़ आती है व्यवहारिक गणना की संभावना। तो तुलना करने की दृष्टि से जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर माध्य, प्रतिशत, अनुपात है ना, आदि की उचित ढंग से गणना भी की जानी चाहिए, ताकि किसी भी परिणाम को पहुँचने से पहले उसका निष्कर्ष हम आसानी से देख सकें, परख सकें, समझ सकें, है ना। ये अच्छे सारणी के लक्षण हैं। उसके बाद आता है आपका सारणी के मुख्य भाग, है ना भाई। तो भाई सारणी के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ ए टेबल। तो ऐसी स्थिति पर क्या होती है, सारणी के मुख्य भाग में शीर्षक अच्छे से होना चाहिए, है ना। तो शीर्षक के साथ साथ, जैसे कि कोई भी अगर हम टेबल का निर्माण कर रहे हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल शीर्षक स्पष्ट दिखना चाहिए। हमने सारणी में जैसे कि भारत के 1981 से 1991 तक का निर्यात करोड़ रुपए में दिखाया, तो सारणी का शीर्षक होगा भारत का निर्यात व्यापार, और जो है 1981 से 91 करोड़ रुपए, है ना भाई। तो इस तरीके से क्या होगा, शीर्षक होगा। उसके बाद क्या होता है, उपशीर्षक रखते हैं, है ना, कैप्शंस। तो एक सारणी में अनेक उपशीर्षक जो हैं हो सकते हैं, अतः उन्हें भी स्पष्ट किया जाता है। उन उपशीर्षकों के स्तंभों को खड़ी रेखा से विभाजित कर लिया जाता है, और अंत में प्रत्येक स्तंभों के जोड़ने का प्रावधान रहता है, यदि आवश्यकता हो तो। सारणी का मुख्य भाग है मेन बॉडी ऑफ टेबल, है ना। तो जैसे कि सारणी का आकार तैयार कर लिया, उसमें आंकड़ों, जो आंकड़े हैं लिखे जाते हैं, और ये सारणी का मुख्य क्या है, भाग या अंग होता है। और सारणी का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें सभी आवश्यक तथ्यों का समावेश हो। आंकड़ों का स्रोत सही होनी चाहिए। पाद टिप्पणी जो है, जैसे कि सारणी में दी गई किसी भी बात को अच्छी तरीके से स्पष्ट करना है तो उसे नीचे फुट नोट के रूप में दिया जाता है। जैसे कि हमने 1985 से लेकर 90 तक का भारत में गेहूं का उत्पादन दे रहे हैं, है ना, और 1987 में यह उत्पादन बहुत कम दिखाएगा, तो फुट नोट में दिखाया जाएगा कि 1987 में अनावृष्टि या अन्य किसी कारण से उत्पादन, अनावृष्टि मतलब कम बारिश के कारण, है ना भाई। तो इसी स्थिति में फसल जो है कम हुई, इसको फुट नोट में दिखाया जाता है। ठीक है। पंक्ति का शीर्षक क्या होगा, स्टेप्स।
तो सारणी के प्रत्येक पंक्ति में जो विवरण लिखा जाता है बाईं ओर उसका शीर्षक रहता है और प्रत्येक पंक्ति में पदों का उल्लेख होता है। जैसे हम 8वीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन लक्ष्य दे रहे हैं तो प्रत्येक वस्तु का उल्लेख होगा, जैसे खाद्यान्न, कोयला, सीमेंट, बिजली इत्यादि, है कि नहीं। उसके बाद रेखांकन या फिर स्थान छोड़ना, है ना भाई। तो उसके बाद आ जाता है, आप लोगों को अच्छी सारणी देखना है तो इस संबंध में पेज नंबर 77 यानी 77 पर जो है दिखाया गया है सारणी के विभिन्न भागों के प्रदर्शन संबंधी एक नमूना, है ना भाई। तो इसको हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से सारणी के कॉलम तैयार किए जाते हैं, है ना। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगली कालखंड में सारणियन के सामान्य नियम यानी जर्नल रूल्स फॉर टेबुलेशन या फिर सारणी की रचना कैसे की जाती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हम रेखा चित्र की ओर पहुंचेंगे और रेखा चित्र की सहायता से हम एक एक चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आप लोग अच्छे से अधिक मेहनत करें, परिश्रम करें। और अभी पेंडेमिक इन्वायरमेंट है, महामारी का समय चल रहा है, तो सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन भी करूंगा घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आवश्यक हो तभी घर से बाहर जाएं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको अगेन थैंक यू।